हेलो एवरीवन, जैसा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं, कल से एक क्लास हो गई। इस पर हमने देखा कि सामान्य तौर पर संख्याएं दो प्रकार की होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और हम इस चैप्टर में ओनली फॉर रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर बाद में टेक्निकल मैथ का भाग है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास हमारी खत्म हुई थी कि लगातार 4 आयोटा के घातों का योग हमेशा शून्य होता है। लगातार 4 आयोटा के घातों का योग हमेशा शून्य होता है। और मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, आयोटा का मान आयोटा स्क्वायर का मान -1 और आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा की घात 4 का मान +1 -1 कट गया और प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कट गया, हो गया 0। इस कारण ये फैक्ट है कि लगातार 4 आयोटाओं के घातों का योग शून्य होता है। और अब हम पढ़ेंगे जहां हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। कभी इसको वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार से होती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव, इन सब के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहले इस वास्तविक संख्याओं को मैं आपको 3 तौर पर पढ़ाऊंगा। जैसे वास्तविक संख्याओं में ही पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं। वास्तविक संख्याओं में ही भिन्न होती है और वास्तविक संख्या में ही दशमलव होते हैं। और वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिनको लाइन रेखा पर डिनोट किया जा सकता है, वह वास्तविक संख्या होती है। और जिनको लाइन रेखा पर डिनोट नहीं किया जा सकता, वह काल्पनिक संख्या होती है। जैसे हम लाइन रेखा पर अभी डिनोट करना चाहे तो ये नंबर लाइन, इसके बीच में 0 और इधर होता है +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे ऐसे करके प्लस के अनंत तक। और इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ऐसे करके माइनस के अनंत तक। अब बात रह गई, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर, ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो 0 को लिखेंगे 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 इज neither positive nor negative। 0 ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक होता है। अब बात रह गई पूर्णांक। जैसे मैंने बोल दिया +5, -5, तो हम सभी को लाइन रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। +5 पूर्णांक, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, लाइन रेखा पर डिनोट किया जा सकता है। भिन्न के रूप में मैंने बोल दिया 3/2, 5/2, कुछ भी भिन्न हो उसको भी लाइन रेखा पर डिनोट किया जा सकता है। और भिन्न को ही दशमलव में बदला जा सकता है। जैसे 3/2 का मतलब हो गया 1.5, जैसे 5/2 का मतलब हो गया 2.5। इस प्रकार करके भिन्न को ही दशमलव के रूप में बदला जा सकता है। ये हो गई वास्तविक संख्याओं की पहली कैटेगरी, जिसमें 3 प्रकार से देखा, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। अब बात रह गई √5,
जैसे √2 का मान हमने याद कर लिया, √3 का मान भी हमने याद कर लिया, बट कभी कभी आ जाए √5 को लाइन रेखा पर डिनोट करो तो अप्रोक्स मान के डिनोट तो कर सकते हो, बट एक तरीका और भी होता है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले एक चीज जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी पाइथागोरस प्रमेय, जैसे ये अगर कोई कोण है थीटा तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और जो भुजा बच जाए वो आधार होती है। और इससे एक समीकरण निकलती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जैसे इसको कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसे हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ले लिया, एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, अगर इसका ये कोण थीटा है, ये ए है, ये बी है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो √5 अगर लाइन रेखा पर डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे √5 है, √5 आप क्या करोगे, 0 से लेकर √5 कब आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कब आएगा, जब एक लंब या आधार में से 2 होगा और एक 1 होगा तो कर्ण आ जाएगा 5। अगर मैंने इसको यहां तक ले लिया और एक यूनिट इसको बढ़ा दिया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका मान यहां से यहां तक 2 हो गया, ये एक यूनिट मैंने बढ़ाया ऊपर की तरफ। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये कोण 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 4 और 1 5, ये हो जाएगा √5, कर्ण आ गया √5। अब कर्ण का मान √5 हो गया। अब आप कैसे दर्शाओगे, कुछ नहीं करना, यहां पर रखना है प्रकार को रख के जो एक यूनिट बढ़ाना उससे चाप काट देना है, जहां चाप कटेगा वही √5 का मान हो जाएगा, जहां चाप कटेगा वही √5 का मान हो जाएगा। जैसे √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, तो √5 का मान आप यहां प्रकार रख के चाप काटोगे, जहां रेखा को ये काटेगा ना वहां √5 हो जाएगा। एकदम सही से ढंग से रख के करोगे ना तो पूरा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कटेगी, प्रकार खोल के बढ़िया तरीके से एकदम काटोगे तो कट जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी रूट की संख्या का मान डिनोट कर सकते हो लाइन रेखा पर आसान तरीके से। ये हो गई वास्तविक संख्याओं की मतलब रियल नंबर की पहली कैटेगरी, जिसमें हमने देखा पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। अब मैं क्या करूंगा, वास्तविक संख्याओं को दो तौर पर और विभाजित करूंगा। जैसे अब वास्तविक संख्याओं को अलग कैटेगरी, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं की पहली कैटेगरी थी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। अब क्या होगी, दूसरी कैटेगरी हो जाएगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। परिमेय संख्या है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या है इररेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या वह होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे हम परिभाषा लिखने चाहे तो क्या हो जाएगा बेटे, कंपटीशन में परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, सीधा शॉर्टकट मैं लिख देता हूं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वह परिमेय संख्या होती है, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या होती है। अब एक कंडीशन होती है इसके अंदर कि q का मान
नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, चाहे इसमें और चाहे इसमें हो। अगर q का मान 0 हो गया तो वो संख्या परिभाषित नहीं होगी, अप्रिमेय हो जाएगी। तो फिर हम इसको p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे मैं प्रीमिय संख्याओं के एग्जांपल दूं तो देखो, जैसे मैंने दे दिया 2/3, तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q। तो ये प्रीमिय संख्या है। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू दे दिया -5/7, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब मेरे को ये बताओ आप, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू ले लिया 0.7777 ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं? अब ध्यान से देखो, इसका एक कंसेप्ट होता है कि ये परिमेय संख्या है, लिखी हुई आपको लगेगी कि ये अनंत तक चल रही है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, बट ये परिमेय संख्या है। नहीं, यह परिमेय संख्या ही है। अब देखो कैसे, जैसे मैं बोलना चाहूं अगर 0.7777, एक 9th क्लास में कंसेप्ट आता है 0 पॉइंट, जब कोई संख्या एक जैसी संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.7 के ऊपर बार। अब ध्यान से देखो, अब बार का कंसेप्ट क्या होता है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने तो लगा दोगे नीचे 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने लगा दोगे नीचे 0। अब यहाँ संख्या एक ही है और इस पर बार है, एक ही संख्या और इस पर बार है, तो क्या करोगे, 7 को लिखोगे, और कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या पर बार है, तो 7/9। अब आप चेक कर लेना, जब 7 को 9 से भाग किया जाता है तो 0.7777 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं 0.7 का बार, और इसका मतलब हो गया 7/9, और जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। इस कारण ये 0.777 भी एक परिमेय संख्या हो गई। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने बोल दिया 0.292929 ऐसे ऐसे करके संख्या चल रही है, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये भी एक परिमेय संख्या है। आपको लग रहा होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो इसका कंसेप्ट कैसे रहेगा, इसका कंसेप्ट रहेगा, अगर 0.292929 इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 292929, तो इसके ऊपर 2 और 9 के ऊपर बार लगा देंगे। अब कंसेप्ट क्या रहता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे शून्य लगा दोगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दोगे, और जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे शून्य लगा दोगे। अब यहाँ दो संख्या है, दोनों के ऊपर बार है, तो ये हो गया 29 दो संख्या के ऊपर बार है तो 99। अब आप देख लेना, जब 29 को 99 से विभाजित किया जाता है तो 0.292929 आता है, तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या लिख सकते हैं हम कि 0.292929, इसका मतलब हो गया 0.29 का बार, इसका मतलब हो गया 29/99। अब देखो हमने इसको p बटा q के रूप में लिख दिया, तो ये एक परिमेय संख्या है। जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्या होती है। अब कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू ले लिया √2, इसको हम p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते। जैसे मैंने √2 ले लिया तो √2 का मतलब होता है 1.4141, और ये ऐसे चलता ही रहता है आगे, तो मान रुकता नहीं है, तो हम इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इस कारण ये एक अपरिमेय है। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट √3, √5, ये सभी, जैसे √29, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब एक छोटे छोटे कॉम्पिटिशनों में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोल दिया, इसको नोट करके रख लो कि 22/7 और पाई का मान बोल देते हैं 22/7, बट पाई का मान अभी तक लगभग लाखों डिजिट तक खोजा जा चुका है। इसके बाद भी अभी इसके मान में रुकावट नहीं आई है, मान मिल रहे हैं फिर भी, इस कारण पाई का मान 22/7 फिक्स नहीं होता। पाई का मान हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 22/7 रख देते हैं। अब कंसेप्ट क्या रह गया, कंसेप्ट ये रह गया, जैसे
क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में कि 22/7 और पाई 22/7 एक संख्या है जिसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। 22/7 एक संख्या है जिसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या होती है और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये नोट करके रखना कि एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये हमने नेक्स्ट कैटेगरी को रियल नंबर की नेक्स्ट पहली कैटेगरी थी पूर्णांक भिन्न और दशमलव के आधार पर देखा कि वास्तविक संख्या क्या है। इसके बाद हमने सेकेंड कैटेगरी को देखा। पहली कैटेगरी थी वास्तविक संख्याओं में कि पूर्णांक भिन्न और दशमलव के आधार पर हमने देखा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। इसके बाद वास्तविक संख्याओं की दूसरी कैटेगरी थी जिसके आधार पर हमने देखा परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। और कल मैंने आपको बता दिया था कि नंबर्स मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक टेक्निकल मैथ का भाग है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के नाम से पढ़ेंगे और जो बात अभी यहाँ यूज होगी वो मैंने बता दिया आपको। और अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पर पढ़ेंगे कल 3। उसमें देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं उसमें दशमलव के आधार पर विभाजित करके भाज्य और अभाज्य के आधार पर विभाजित करके देखेंगे। थैंक यू।